ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लिया सबने। अब इस तरीके से लिखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये सिंबल बनाना, स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर में एक्स। ठीक है, अब जैसे मैं बताया ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स है उसका अलग अलग यूज होता है। तो अगर कभी आपको इस तरह का फंक्शन दिखे तो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन काम कैसे करता है वो समझना। अगर मान लो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं दूंगा 1.2 एज एन इनपुट, फंक्शन में इनपुट दोगे आउटपुट देगा, तो ये आउटपुट क्या देगा 1। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 3.0 तो ये आउटपुट देगा 3। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 7.4 तो ये आउटपुट देगा 7। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 8.99 तो क्या देगा आउटपुट बताओ, 8। ये राउंड ऑफ नहीं करता है, ये क्या करता है, जो भी हमने इनपुट पे नंबर लिखा उस नंबर के पहले वाला जो इंटीजर है उसको एज ए आउटपुट देगा। सिंपल सा रूल है। क्या ये रूल समझ में आ गया? मैंने लिखा 1.2 तो इसके पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है 1, तो आउटपुट पे देगा 1। मैंने लिखा 3.0 तो ये खुद ही 3 खुद एक इंटीजर है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 3। 7.4 तो आउटपुट आएगा 7। 8.99 तो आउटपुट आएगा 8। नोट करो, अभी फंसोगे तुम लोग एक जगह पे, इसलिए। यहां तक लिख लिया सबने? नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं लिखते जाता हूं ना, ये लिखते जाया करो फटाफट ताकि याद रहे। नेक्स्ट है 2.94, बताओ क्या आएगा 2। क्लियर? 0.5, 0.5 क्या होगा 0। 0.1 क्या होगा 0। 0 0। नेक्स्ट -1.2 क्या होगा, क्या होगा? मैंने एक चीज बोली कि ये ऐसा फंक्शन है कि अंदर वाले नंबर को चेक करता है, उसके पहले वाले इंटीजर को आउटपुट पे देता है। तो इसके पहले वाला इंटीजर कौन सा है, अब समझो इसको। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, मान लो इस तरीके से। यहां पर आया -1, ये आ गया -2, यहां पर आ गया -3। ठीक है, अब जब मैंने बोला कि 1.2 तो 1.2 बताओ कहां पर आ रहा था 1.2, यहां पर आ रहा था 1.2। तो 1.2 के पहले कौन सा इंटीजर था 1, तो आउटपुट में क्या दे दिया 1। अगला नंबर क्या है 3.0, 3.0 यहां पर आ रहा है तो ये खुद इंटीजर है, तो आउटपुट पे क्या दे दिया 3। 7.4 तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। जब आपने 0.5 लिखा तो 0.5 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 0.5, तो उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा हो गया 0। अब जब मैं बोलता हूं -1.2 तो बताओ ये कहां पर आएगा -1.2, यहां पर आएगा ना -1 और -2 के बीच में, तो उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा -2। क्या ये रूल समझ में आ गया सबको? अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.7 लिखता हूं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी -4। अगर मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.1 तो -0.1 पहले नंबर लाइन में देखो कहां पर आएगा -0.1, ये 0 है तो -0.1 कहां पर आएगा लेफ्ट में, तो उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा हो गया -1, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा -1। क्या ये समझ में आ गया? तो -1.2 का क्या हो जाएगा -2। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब आप इसमें इनपुट क्या दे सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आप एज ए इनपुट दे सकते हो। कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हो आप दिमाग में आपको क्या सोचना है वो भी बता दो। आप ये सोचोगे कि कौन सी वैल्यू देने पे नॉट डिफाइंड हो जाए, वो डोमेन नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू देने पे नॉट डिफाइंड होगा, कोई भी वैल्यू दे दो इन्फिनिटी को छोड़ के, सारी वैल्यू पे इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी फाइनाइट मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी पे ये आउटपुट देगा, तो उसका डोमेन क्या होगा सारे रियल नंबर्स। लिखो इसमें, उसका जो डोमेन होता है, डोमेन होता है सारे रियल नंबर्स, मतलब कि कैपिटल आर, और उसको हम क्या लिखते हैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। समझ में आ गया? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जो हम इनपुट दे सकते हैं,
रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज किसको बोलते हैं? अगर डोमेन एक्स की वैल्यू है तो रेंज किसे बोलते हैं? रेंज बोलते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को, मतलब आउटपुट को। तो इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं, देखिए बताओ आउटपुट क्या है। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ये सारे नंबर आ रहे हैं आउटपुट में। क्या आपको आउटपुट में -3.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सारे रियल नंबर बोलना तो गलत हो जाएगा। तो आउटपुट में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? इंटीजर्स। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? जेड। जेड किसका नोटेशन होता है? इंटीजर्स का। तो उसकी रेंज हो जाएगा जेड। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं एक और चीज बोलता हूं, इसका ग्राफ प्लॉट कर पाओगे क्या तुम लोग? कैसे प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ? समझो, इसका ग्राफ प्लॉट करना समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। सबसे पहले ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जिसमें हम इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू दे रहे हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब मैं इनपुट 0 लेता हूं, मतलब एक्स की वैल्यू 0 लेता हूं, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 0। ठीक है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इनपुट 0, आउटपुट क्या हो गया? 0। इनपुट लेता हूं 0.1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये x की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई? y की वैल्यू, y एक्सिस में जो प्लॉट कर रहा हूं। तो 0.1 पे भी मुझे क्या मिलेगा? 0। अगर मैं 0.5 लेता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे इसकी? 0। मतलब ये ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं 0.99 तक लेता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0। मतलब इसका ग्राफ 0 से लेके 1 के बीच में, 1 को छोड़ के, यहां से यहां तक 1 को छोड़ के मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। लेकिन जैसे ही मैं 1 लूंगा इनपुट पे, तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा? 1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इनपुट अगर मैंने 1 लिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1.2 लूंगा तो भी क्या मिलेगा? 1। तो 1 से लेके 2 तक का जो मेरा इनपुट है, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिलेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट 2 लिया तो अब मुझे आउटपुट कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, स्टेयर केस ग्राफ। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये सिर्फ मैंने पॉजिटिव के लिए बनाया। नेगेटिव के लिए बनाओगे तो कैसा बनेगा? ये बन जाएगा इस तरीके से, यहां से लेके ये ऐसा बन जाएगा, सो ऑन। तो ये प्लॉट कर लो ग्राफ, ये आपकी बुक्स में है, लेकिन आपको इसको समझ में आना चाहिए ये कि कैसे बना। हो गया? सबने कर लिया ये? ओके, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो, डोमेन और रेंज ये लिखा है ना सबने। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा? ओनली इंटीजर्स। ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ये मैंने बता दिया क्या मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन क्या ये पढ़ा दिया मैंने? जल्दी बताओ, यस और नो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, क्या ये पढ़ा है मैंने? नहीं पढ़ा है? पढ़ाए हो क्या? अच्छा, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। पूछता हूँ, जिन जो पढ़े एक बार याद दिलाना मुझे। ये बताओ, मॉड फंक्शन का क्या काम होता है? क्या करता है वो? जो भी इनपुट रहता है उसको वो क्या बना देता है? पॉजिटिव। जैसे अगर मान लो मैं मॉड -2 देता हूं तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2। मैं मॉड 2 देता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 2। अगर मैं मॉड 0 दूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अगर मैं मॉड -3.5 दूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी?
प्लस 3.5। तो ये एक सिंपल सा काम करता है, इनपुट जो होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वैसा ही, और नेगेटिव है तो क्या बना देता है, वो पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। ये फंक्शन काम कैसे करता है, ये फंक्शन काम कैसे करता है, तो ये फंक्शन काम कैसे करता है उसके पीछे का लॉजिक है। ये क्या करता है, मॉड एक्स में ना ये अंदर वाले एक्स की वैल्यू को चेक करता है कि क्या एक्स 0 से बड़ा है। मैंने क्या लिखा देखो, मॉड एक्स जो है ना पहले चेक करता है अंदर वाली वैल्यू को, मतलब इनपुट को, मतलब एक्स की वैल्यू को। वो देखता है कि क्या एक्स 0 से बड़ा है। अगर एक्स 0 से बड़ा है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, सीधे आउटपुट में क्या दे देगा, एक्स दे देगा। जैसे कि यहां पर इसने देखा 2, ये नंबर था 2, 2 0 से बड़ा था तो आउटपुट में क्या दे दिया, 2 दे दिया। क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन अगर एक्स 0 से छोटा है, एक्स लेस देन 0 है, जैसे कि यहां पर एक्स 0 से छोटा था, एक्स की वैल्यू क्या थी, -2, तो आउटपुट में प्लस बनाने के लिए उसने क्या किया पता है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या कर दिया उसने, -x लिख दिया। क्या ये क्लियर हो गया। तो अभी जो मैं लिखा हूं ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कंपलसरी है। ये हर जगह पे हर चैप्टर में घुस जाएगा ये मॉड्यूलस फंक्शन। 9 अभी 11th में भी, 12th में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, हर जगह पे। तो ये ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर हो गया सबको। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है, किसको याद है ग्राफ, बताओ जल्दी से इसका। आज मैं 12th में दोबारा ये पढ़ाया हूं, भूल जाते हैं बच्चे 11th में क्या पढ़े, फिर से भूल जाते हैं, तो मॉडुलस फिर से दोबारा पढ़ाया हूं, एकदम जीरो जितना तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं वैसे ही। हाँ, तो याद करो कैसे बनता है इसका ग्राफ। किसी को याद नहीं है। मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा बनता है वी के शेप में, वी शेप्ड बनता है ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमेशा वैल्यू हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। और v का जो ये वर्टेक्स है ना, ये जो पॉइंटेड जो पोर्शन है ना, वो कहां पर आता है, ओरिजिन पे आता है। ओरिजिन मतलब 0,0 पे। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं मॉडुलस फंक्शन के ही अलग अलग वेरिएशन पे। अगर मान लो मॉड x -2 बन रहा है, मॉड x -2 बन रहा है, तो इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मॉड हटाने पे एक बार क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और एक बार क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये मैंने बताया, ध्यान देना, दृष्टि इधर पे ध्यान देना, सारे बच्चे इधर ध्यान दो थोड़ा सा। मॉड एक्स का लॉजिक क्लियर हो गया था, मॉड x -2 आएगा तो क्या होगा, तो एक बार पहले हम इसको पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे, इसका नेगेटिव वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया, जैसे उस बार किया था। लेकिन अब कंडीशन बदल जाएगी, अब क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, x लेस देन 2। अगर 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव लेंगे, 2 से छोटा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर अगर मैं यहां रखता हूं मॉड के अंदर पे, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन अगर मैं 2 से छोटा नंबर लेता हूं, जैसे कि 1 लेता हूं, तो अंदर वाला नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। इसके ग्राफ में क्या चेंज होगा, इसके ग्राफ में क्या चेंज होगा, अभी भी ये वी शेप्ड ग्राफ होगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका ग्राफ अब बनेगा इस तरीके का, x इज इक्वल टू 2 पे इसका वर्टेक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। ये ध्यान रखते जाना, ये सारी चीजें काम आएंगी, नोट करते जाओ, ग्राफ भी प्लॉट करते जाओ। और फिर उसके बाद मुझे मॉड x +3 का ग्राफ और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताना क्या होगा। मॉड x +3 का ग्राफ और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताना क्या होगा। नेगेटिव में भी v कैसे बन रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसके पीछे का आंसर है, क्योंकि आपको हमेशा आउटपुट पॉजिटिव मिलता है, f(x) की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसलिए ये क्या होता है, इधर पे भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव आ जाता है। क्योंकि देखो ग्राफ बनाने के लिए ना दृष्टि, तुमको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। जब तुमने इनपुट में x की जगह पे 1 डाला, तो मॉड 1 की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, 1 मिल गई, मतलब y की वैल्यू। तो पहला तुम्हारा पॉइंट आ गया 1,1, समझ में आया। जब तुमने इनपुट पे 2 डाला, तो मॉड 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2, मतलब 2,2 दूसरा पॉइंट है। तो पॉजिटिव में तो ऐसा ग्राफ बना। लेकिन जब इनपुट में तुम -1 दोगे, तो मॉड -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो -1 डाला तो, लेकिन आउटपुट पे क्या क्या मिल गया, +1। तो इसलिए यहां पर भी वही सेम चीज मिलने लग जाती, इसलिए वो दोनों ऊपर आता है। क्लियर हुआ।
हाँ, तो मॉड x प्लस 3 में क्या होगा भाई बताओ? एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव कब लेंगे? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? -3। 3 नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? -3। अंदर वाली वैल्यू को 0 कर दो, जो x आएगा वो कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा। और ये लेंगे जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? वी शेप का ही बनेगा। लेकिन अब वो v का वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा? -3 पे। v का वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा? -3 पे। क्या ये सब समझ गए? मॉड्यूलस फंक्शन और उसके अलग अलग तरह के ग्राफ्स। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इसका डोमेन क्या होगा ये बताओ। डोमेन मतलब हम x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। क्या कोई वैल्यू रखने पे मॉड्यूलस फंक्शन काम नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई वैल्यू जिसमें इनवैलिड वैल्यू मिले हमें x की? वैभवी, 0 डालने पे मॉड 0 0 होता है जो फाइनाइट है, डिफाइंड है। और कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी डालोगे x का, आपको क्या मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा। समझ में आ रही है ये चीज? तो इसका डोमेन क्या होगा? मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? -∞ से लेके +∞, सारे रियल नंबर। आप कुछ भी डाल सकते हो, फंक्शन आपको वैलिड वैल्यू देगा। सिंपल सी चीज। क्या ये क्लियर हो गया? रेंज का मतलब क्या? त्रिषा, रेंज का मतलब क्या? रेंज का मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, आउटपुट वाली वैल्यू। तो उसका रेंज क्या होगा? इसके आउटपुट कैसे दिख रहे हैं? हमेशा जो आप ग्राफ देख रहे हो वो ग्राफ हमेशा कहां पर बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है। ऊपर की तरफ बन रहा है मतलब आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू मिल रही है? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी। तो इसका रेंज क्या होगा? जल्दी बोलो। 0 से लेके इंफिनिटी, जिसमें 0 हो सकती है इसकी वैल्यू और इंफिनिटी तो नॉट इंक्लूडेड होगा। क्या ये -3? हाँ, ये -3 क्यों आया पूछ रहे हो क्या? ये देखो क्या करना है, कहां पर v तो बनेगा, वर्टेक्स कहां पर बनेगा वो निकालने का तरीका है। जो भी मॉड के अंदर में नंबर लिखा है ना, उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो इसलिए इसका वर्टेक्स कहां पर बना? -3। यहां पर +2 पे क्यों बना? इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसलिए +2 पे बना। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और ये समझ में आया ना क्यों इसका रेंज जो है 0 से लेके इंफिनिटी? सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हटा दो इसको मैं। हाँ, तो मॉड x की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी उसका रेंज है, मतलब उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये भी लिखने का तरीका सेम ही है। मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इंफिनिटी। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ find domain and range of f of x is equals to mod x plus 5. Find domain and range of mod x plus 5. हाँ, तो mod x का डोमेन क्या होता है? -∞ से +∞। +5 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा उसमें। तो इसका भी डोमेन जो है, f ऑफ x का भी जो डोमेन है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब क्या हो जाएगा? -∞ से लेके +∞। समझ में आई ये चीज? लेकिन f ऑफ x की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा समझना। यहां पर हमें ये पता है कि mod x की वैल्यू, सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, हमें ये पता है कि mod x की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या होता है? इंफिनिटी। क्लियर हो गया? लेकिन हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें mod x के साथ में क्या चाहिए? +5 चाहिए। तो ये +5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी इनइक्वालिटी में +5 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर 0 + 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? mod x +5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी +5 हो जाएगा। ऐसे ही होगा। 0 + 5 कितना बनेगा? 5।
ये लेस देन और इक्वल टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया। लेस देन इंफिनिटी प्लस 5 कितना बनेगा, इंफिनिटी। तो ये कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 5 से लेके इंफिनिटी तक। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या हुआ, बोलो जल्दी, 5 से लेके इंफिनिटी। 5 इंक्लूड मतलब ये वाला ब्रैकेट, इंफिनिटी नॉट इंक्लूड मतलब ये वाला ब्रैकेट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ तो जल्दी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको नोट करते जाओ। पेन चलाते रहना, समझते भी जाना, सारी चीजें पैरेलली करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 7। जल्दी से डोमेन और रेंज बताना। आ गया? हाँ, तो डोमेन क्या लिखा भाई बताओ। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई चेंज होगा, नहीं होगा। रेंज क्या लिखा, रेंज रेंज कैसे निकाला होगा, ऐसे निकाला ना, मॉड एक्स, इसको क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इंफिनिटी। फिर उसके बाद क्या किया, -7 तीनों में। तो क्या हो गया, ये 0 - 7, ये क्या हो गया, मॉड एक्स -7, ये कितना हो गया, इंफिनिटी -7। 0 - 7 मतलब ये क्या बन गया, -7। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। इंफिनिटी -7 मतलब कितना हो गया, इंफिनिटी। ये क्लियर हो गया। उसका रेंज कितना आ रहा है, -7 से लेके इंफिनिटी। ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये आ गया सभी का? चलो अब मैं 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे उनके डोमेन और रेंज बताना, ठीक है। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 5। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 mod x। तीसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 mod x+2। चौथा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 mod x - 3। पांचवा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -mod x। छठवा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -mod x+2। और फिर नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 mod x+7। फिर नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 mod x - 2। जल्दी स्टार्ट करो इनको सॉल्व करना। सॉल्व कर पा रहे हो? ऋषा बन रहा है? हम्म, ये अभी बनाया। ठीक है। किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन तो पूछना, धारणा है कुछ पूछना है तो पूछना डाउट। हाँ। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सही है। अब रेंज के लिए तुमको चाहिए 2 mod x, तो बिल्कुल सही, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले लिखो वो नॉर्मल इनइक्वालिटी मॉडुलस फंक्शन की, ये वाली बेस इनइक्वालिटी है ना। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 × 0 हो जाएगा।
उधर पे 2 mod x हो जाएगा। हाँ वैष्णवी बताओ, किसी में डाउट है? हो गया पूरा? एक मिनट, तो ये सबको कैसे बना है? इसके पहले कौन सा है? ये वाला mod x प्लस 5, 5 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। फिर उसको क्या किया, -3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ ये क्या क्या पूछ रहा है इसमें आप? हम्म, लिखा पैनिक में। देख सबसे पहले ना mod x के बारे में तेरे को पता है, mod x क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन क्या होता है? इन्फिनिटी, समझ गया। अब तेरे को चाहिए माइनस, तो तेरे को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से। तो -1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। ये क्या बनेगा? माइनस mod x, समझा गया। अब रूल ये है कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, और ये तेरा क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये क्या हो गया तेरा? माइनस इन्फिनिटी। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी होनी चाहिए, ये आ जाएगा तेरा रेंज। समझा क्या? हाँ, उसको लिखने का बस वे ऑफ राइटिंग बस मैं बताया। हो गया? कहाँ तक हुआ? ये कौन सा है? हाँ ये तो सही है, यहाँ तक सही है। ये क्यों आया? तू क्यों आया ऋषा? 0 × 2 0 हो जाता है ना ऋषा, ध्यान नहीं है मेरे को लग रहा है पढ़ाई में। स्कूल चालू हो गई है? हाँ, हो गया पूरा डन। ओके चलो एक बार चेक करते चलना, दृष्टि हुआ क्या? ओके चलो इधर पे देखते चलना। सबसे पहले फर्स्ट वाले का एक बार आंसर जिसका गलत आएगा वो बताना बस। 5 कॉमा इन्फिनिटी, ओके। 5 इंक्लूड, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूड। सेकंड का आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। किसी को डाउट? एक्सप्लेन करो इसका रीजन वाई। क्लियर? सबको क्लियर? 0 × 2 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी। क्या ये भी सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लो। किसी को एक्सप्लेनेशन किसी का तो बताना। नेक्स्ट का क्या आएगा? -3 से लेके इन्फिनिटी, -3 नॉट इंक्लूडेड, 0 सॉरी -3 इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड। ओके, ये वाले में कितने बच्चों को डाउट है? ये वाले में? हाँ गलत। मैं रेंज बता रहा हूं अभी ना, सिर्फ डोमेन तो सबकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, रेंज इसका। डोमेन तो देखो x की वैल्यू हम लेते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि x की कोई वैल्यू पे नॉट डिफाइंड तो नहीं हो जा रहा है, मतलब इमेजिनरी तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना। डोमेन तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सारे मॉड का होगा। एक कंडीशन में बस नहीं होगा, कब नहीं होगा बताओ? जब 1 में मॉड आ जाए तो डोमेन हम कौन सा नहीं लेंगे? एक मिनट सारे बच्चे इधर सुनो, तो कौन सा डोमेन नहीं होगा अगर 1/mod x आ जाएगा? तो 0 को छोड़ के बाकी सबको हम क्या ले लेंगे? उसका डोमेन ले लेंगे। नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब इधर पे देखो जल्दी से, mod x का रेंज देखो, -mod x का। तो mod x का आपको पता है ना, mod x की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन क्या होती है? इन्फिनिटी। ये रूल याद रखना। अब तुमको चाहिए यहां पर माइनस मॉड, तो क्या करना पड़ेगा? पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से। तो 0 × -1 क्या हो जाएगा? 0। इन्फिनिटी इंटू -1 कितना होगा? -इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और ये हो जाएगा -mod x। क्या ये क्लियर हुआ? अब रूल ये बोलता है कि कभी भी अगर इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी को पलटना पड़ता है, रिवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी मतलब ये वाली वैल्यू बन गई आपकी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किससे ग्रेटर होना चाहिए? -इन्फिनिटी से। किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। तो आपका आंसर क्या जाएगा? -इन्फिनिटी कॉमा 0। -इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे और 0 को इंक्लूड करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद वाले भी माइनस वाले बनाओ जल्दी जल्दी। दृष्टि कुछ डाउट है?
ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती होगी, कटेगा, तभी धीरे धीरे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। हो गया पूरा भव्य? देखो, अगर तुम लोग ये वाले का सॉल्यूशन कर रहे हो, ये वाले का, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे क्या शॉर्टकट यूज करो। अभी तुम लोगों ने माइनस मॉड एक्स की वैल्यू देख ली ना, माइनस मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, और लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, +2 चाहिए। +2 चाहिए तो पूरी इनइक्वालिटी में क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो 0 + 2 मतलब कितना बन जाएगा, 2। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स +2, और यहां पर माइनस इंफिनिटी +2। कुछ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, वही रहेगा। समझ में आ रहा है दृष्टि, क्या क्या मैं क्लियर हुआ क्या? अब ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, f(x) हो गई। तो f(x) की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, माइनस इंफिनिटी से बड़ी, मतलब यहां गया माइनस इंफिनिटी। लेस देन और इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2, मतलब कहां तक जा रही है इसकी वैल्यू, 2 तक। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। एक और तरीके से ना इसको आप डायरेक्टली देख के भी पहचान सकते हो, बताऊं कैसे? देखो इधर, जैसे यहां पर आ रहा है, देख लो, ये वाले पे आते हैं, मान लो इस पे आते हैं, इस फंक्शन पे। ठीक है, तो इसका इधर ध्यान देना, इस फंक्शन पे आते हैं। तो यहां पर मॉड एक्स आ गया, तो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। मिनिमम वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, 7। समझ गए? मॉड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। मॉड एक्स की बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू माइनस, मतलब ये क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रही है, 7 तक जा रही है। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 डालोगे तो ये 0 हो गया पूरा, और यहां पर क्या बच गया, -2, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, -2। और मैक्सिमम मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी और माइनस, मतलब कितना बन गया, माइनस इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी ये, -2 तक। समझ गए ना? एक तरीका तो जो मैं इनइक्वालिटी वाला बताया, जैसा आपको सॉल्व करना चाहिए, दूसरा तरीका ये बताया। अच्छा ये बताओ, लास्ट वाले का ये सब बना लोगे ना फिर पूरा, लास्ट वाले का बताओ आंसर क्या आएगा, -∞, 7, करेक्ट। ठीक है, हटा दू ये, फिर पूरा हो गया तो। चलो एक काम करते हैं, मैं एनसीईआरटी का ना मिसलेनियस एक्सरसाइज ले लेता हूं, जिसमें पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक बार उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन, और कौन से बन रहे हैं नहीं बन रहे ये मुझे बताते जाना। हम्म। तो ये पूरे मिक्स्ड है, मतलब रिलेशन, फंक्शन, एवरीथिंग इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको रिलेशन का भी थोड़ा डेफिनेशन याद होना चाहिए, फंक्शन का भी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, f(x) इज इक्वल्स टू दिस, g(x) इज इक्वल्स टू दिस। बोल रहा है f इज अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। ये आपको शो करना है कि क्यों f को हम फंक्शन बोलेंगे और g को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो पहले ये वाली चीज नोट करो जल्दी से, ये वाला पार्ट जो आपको सामने दिख रहा है, ये नोट डाउन करो। f(x) इज इक्वल्स टू दिस, ये नोट डाउन करो। नोट किया सबने f(x)? सिर्फ f(x) पहले। ओके,
इस तरीके से फंक्शन को लिखने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हम एक्स स्क्वायर लेंगे। कब लेंगे एक्स स्क्वायर? जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में हो? 0 से लेके 3 के बीच में। और इसकी वैल्यू हम 3x लेंगे जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में हो? 3 से 10 के बीच में हो। तो अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे f(2) की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? f(2) की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या होगा? बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे? बताओ, सही होगा गलत होगा जो भी होगा। ऋषा जल्दी। मैंने पूछा f(2) की वैल्यू क्या होगी। f(2) मतलब मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं? 2 पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू क्या है? 2। x की वैल्यू 2 किसके बीच में आएगी? इसमें आएगी कि इसमें आएगी? ऊपर वाले में आएगी ना। 2 मतलब 0 से 3 के बीच में हुआ। 0 से 3 के बीच में हुआ मतलब फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे क्या डालूंगा? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्या ये समझ में आया? अगर मैं पूछता हूं कि f(5) की वैल्यू क्या होगी? f(5) तो आप कौन सा f(5) जो है वो x की वैल्यू इसके बीच में आई, मतलब फंक्शन आप क्या यूज करोगे यहाँ पर? 3x। तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 5। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 15। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं पूछता हूं कि बताओ f(3) की वैल्यू क्या होगी? f(3) तो 9 आप कौन से वाले को देख के बता रहे हो? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? दोनों को देख के बताना पड़ेगा क्योंकि दोनों में x इंक्लूड हो, 3 इंक्लूड हो रहा है। तो अगर इसको लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। नीचे वाला लेंगे, f(3) लेंगे तो यहां पर क्या है? 3 × x मतलब 3 × 3 मतलब आंसर कितना आ गया? 9। समझ में आया? तो 3 की हमें इमेज क्या मिली? दोनों ही कंडीशन में 9 मिली। क्या ये क्लियर हो गया? अब नीचे वाले फंक्शन की बात करूं, नीचे वाले फंक्शन में देखो 2 भी ऐसा ही है, दोनों में इंक्लूडेड है। अगर मैं g(2) की वैल्यू पूछता हूं कि बताओ क्या होगी g(2), तो ऊपर वाले फंक्शन को अगर मैं लूंगा तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। नीचे वाले को लूंगा तो g(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 2 जो कि कितना होता है? 6। क्या ये समझ में आया? अब फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस था? फंक्शन में क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 3 की एक ही इमेज मिल रही है, वो क्या मिल रही है? 9। लेकिन यहां पर 2 की दो अलग अलग इमेज मिल रही है। एक बार क्या मिल रहा है? 4 और दूसरी बार क्या मिल रहा है? 6। इसलिए g फंक्शन नहीं होगा और f एक फंक्शन होगा। क्या ये समझ गए? तो लिखो जल्दी से इसको। f(3) is equals to 9. f(3) is equal to 9, but g(2) is equals to 4 and g(2) is equal to 6. समझ में है ना ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है? Hence f is a function but g is not a function. Hence f is a function but g is not a function. क्या ये हटा दो? हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी फटाफट, और जिसको समझ में नहीं आया तुरंत पूछना। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो इधर पे देखो। यहां पर तुम्हें f(x) की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? x²। और तुम्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझ गए? तो सबसे पहले f(1.1) निकालो, मतलब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो x की जगह पे क्या डाल देंगे? 1.1 डाल देंगे। तो 1.1 डालेंगे तो 1.1 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो f(1.1) की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें? 1.21, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1.21। फिर नेक्स्ट चाहिए तुम्हें इसकी वैल्यू, f(1) की वैल्यू। तो f(1) की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सिंपली यहां पर x की जगह पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? ये 1 आ गया। तो f(1) की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1 मिल गई। क्या ये समझ में आ गया? तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट कर लो, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1.21 माइनस f(1) की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो सीधे सीधे माइनस करना है। क्या होगा दोनों को माइनस करने पे? 0.1
1 ऐसे ही आएगा। अब ऊपर वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1 ऐसा ही होगा। अब क्या आएगा? 2.1। 2.1 कैसे आया? समझ में आया ना सबको? ये हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कुछ करने का बचा है धन्य नोट करना है, कुछ कर लो। हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूरी क्लास अटेंड किया हुआ थोड़ा बहुत बता सकते हो उसका आंसर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कौन कौन बता सकता है? पहले हाथ उठाओ मुझे। वेरी गुड। और वैभवी बताओ कैसे बताएंगे डोमेन? हाँ, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको डोमेन नहीं लेंगे, उसको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे? डोमेन हो जाएंगे, है ना? तो क्या करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसको क्या कर दो? इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू निकालो। हाँ 6 और 2 दो वैल्यू आएगी, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर सिर्फ दो नंबर को छोड़ के। कौन से दो नंबर? 2 और 6। क्योंकि ये नंबर पुट करने पे क्या होगा? नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 0, और इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। धन्य क्लियर है ये? ओके। हाँ, अब इसको रेंज निकालने का ना बड़ा अलग तरीका है, तो मैं बताऊंगा तो तुम लोग बड़े परेशान हो जाओगे, तो इसलिए फिलहाल ना सीबीएसई वाले बच्चे इसको ना करो अभी, तो ठीक है। बता दूं क्या? चलो ठीक है, बता देता हूं। रेंज निकालने के लिए ना एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो? वाई लो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्या यहां तक समझ में आया? फिर क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8y(x) प्लस क्या आ जाएगा? 12y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? फिर क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे टर्म को इधर पे शिफ्ट कर देना, तो क्या आ जाएगा? ये y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8y(x) प्लस 12y, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा देखो, ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बताओ क्या बचेगा? y माइनस 1। फिर उसके बाद ये वाले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल दो? x कॉमन निकाल दो, या माइनस x कॉमन निकाल देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, समझ गए? 8y प्लस 2 ऐसे ही बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? चाहो तो -2 भी निकाल सकते थे, मैंने सिर्फ माइनस निकाला। फिर आखिरी टर्म क्या बच गया देखो यहां पर? प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये समझ में है? अब मैं एक्चुअल में क्या करना चाह रहा था पता है? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करूंगा तो बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 1। बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 8y प्लस 2। सी की वैल्यू क्या आएगी? 12y माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया एबीसी का वैल्यू? अब तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या अलग अलग तरह के रूट्स पढ़े थे, याद है? डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, रूट्स डिसाइड करते थे, जिसमें क्या होता था, अगर डी 0 के इक्वल आता था तो रूट्स कैसे आते थे? रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 आता था तो क्या होते थे? रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और लेस देन 0 आता था तो क्या होता था? इमेजिनरी रूट। समझ में आया ना? तो यहां पर रूट मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। मतलब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब बी क्या है यहां पर? देखो बी क्या है? बी ये पूरा है, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर मतलब -8y प्लस 2 का
होल स्क्वायर -4 AC, तो ए का मतलब क्या हो गया ये, और सी का मतलब हो गया ये, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा y-1 और ये आ जाएगा 12y-1, 12y-1, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। समझ में आई ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलेगी, फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो जो y की वैल्यू आएगी वो उसका रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, आगे और सॉल्व करो, अभी आसान नहीं, अभी और जाएगा लंबा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको सिर्फ क्या पूछेगा, डोमेन पूछेगा, आपको रेंज नहीं पूछेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन अगर मान लो रेंज पूछेगा तो इसका सॉल्यूशन ऐसा जाएगा, अभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे पहले तो, फिर उसके बाद याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला बताया था इंटरवल वाला, याद आया होगा तुम लोगों को, जिसमें दो अलग अलग वैल्यू निकालते थे, एक वैल्यू आ गई मान लो 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3, फिर चेक करते थे किसमें पॉजिटिव आ रहा है किसमें क्या आ रहा है नेगेटिव। तो उसी तरीके से चेक करोगे जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना। एक अंदाजे के लिए बता रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ गया y² माइनस 5y, y² माइनस 5y प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी बनेगा। ठीक है, मान लो ऐसा बना तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे तो एक आएगा y-2 और दूसरा क्या आ जाएगा y-3, फिर दो वैल्यू मिलेगी, एक क्या मिल गई 2 और दूसरी क्या मिल गई 3। अब आप इंटरवल लोगे, पहला इंटरवल कहां से कहां हो गया -∞ से लेके 2 का, इस इंटरवल के बीच का एक नंबर चूज कर लो, कौन सा नंबर चूज कर लोगे 0 डालोगे तो 0 डालने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये इसका डोमेन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, सॉरी इसका रेंज का पार्ट होगा। फिर 2 से लेके 3 के बीच का एक नंबर चूज करो, क्या चूज कर सकते हो 2.5 चूज करने पे ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव मतलब ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, समझ गए। फिर 3 से बड़ा नंबर चूज करोगे, मान लो 5 चूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये इसका नंबर होगा, तो उसका रेंज क्या आ जाएगा -∞ से 2 और 3 से लेके इंफिनिटी। ऐसे सॉल्व होगा इसका रेंज वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर कभी आया तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, तुम लोगों को करना चाहिए वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी बच्चों को फिलहाल ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हो तो करेंटली ये चीज प्रैक्टिस न करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम ना आगे कई चैप्टर पढ़ लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, तो हटा दूं मैं इसको, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो जिसमें रेंज इजीली पॉसिबल है आपको वो पूछ देगा डोमेन और रेंज। तो याद करो, थोड़ा सा याद करके बताओ मुझे, जैसे मान लो ये f(x) इज इक्वल टू √x-1 है, तो उसका डोमेन का क्या तरीका था, डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये रियल आना चाहिए, रियल मतलब अंदर वाला नंबर क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज, तो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव आना चाहिए मतलब x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया, तो -1 को उठा के इधर भेज दो तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये आ गया ऐसा। तो अब बताओ उसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी, तो उसका डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी, जिसमें हम 1 को इंक्लूड करेंगे और इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है, देखो 1 डालो, 1 डालने पे आपको क्या मिलेगा 0, इंफिनिटी डालो आपको क्या मिलेगा इंफिनिटी, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके इंफिनिटी, डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। इसका रेंज आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी, 0 इंक्लूड होगा इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया ना सबको कैसे निकला। क्या ये हटा दूं फिर मैं, चलो हाँ कौन सा वाला चीज, रेंज नहीं, देखो यहां पर रूट पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लेंगे हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए क्योंकि इसका डोमेन 1 से लेके इंफिनिटी मिल रहा है हमें, तो अगर आप 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी डालोगे तो स्क्वायर रूट लेने पे आपको इंफिनिटी मिलेगा, इसलिए। ठीक है, क्या ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है,
बताओ जल्दी, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? कौन सा फंक्शन है मॉड x माइनस वन? वैभवी बताओ, डोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, सारे रियल नंबर। रेंज क्या होगा त्रिशा, रेंज क्या होगा? वैष्णवी क्या होगा रेंज? हाँ, 0 to इंफिनिटी। तुम लोग किस चीज में कंफ्यूज हो रहे बताओ? मैं मॉड x माइनस वन और मॉड x माइनस वन दोनों अलग है ना। अगर इसका बोलता है तो क्या होगा आंसर? -1 से लेके इंफिनिटी। इसका बोलता है तो आंसर क्या होगा? 0 से लेके इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया? क्योंकि मॉड के अंदर में अगर x माइनस वन आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 से लेके ये वाला ग्राफ कैसा? अच्छा ग्राफ तो याद है ना, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो इसका। इसका -1 से लेके इंफिनिटी होगा इसका। ऐसा मत करो, वापस से मुझे वहां जाना पड़ जाएगा नहीं तो। याद आया क्या? मॉड एक्स के क्या होता था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इंफिनिटी, ये था। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। तो -1, ये -1 और ये क्या हो जाएगा? -1। 0 -1 मतलब कितना हो जाएगा? -1। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? f ऑफ x। और ये वाला क्या हो गया? इंफिनिटी। तो उसका क्या जाएगा? -1 से लेके इंफिनिटी। ये क्लियर? और इसका वाला 0 से लेके इंफिनिटी क्यों हुआ रेंज? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? इंफिनिटी। पहला तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सब मॉड का ग्राफ v बनता है। v का वर्टेक्स कहां पर आएगा बताओ जल्दी से? +1 पे आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो जो ग्राफ बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? 0 से लेके, y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में ये सेम क्वेश्चन किया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से लिखा था, बस ये फर्क था। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन f है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। समझ गए? मतलब कि f ऑफ x, इनपुट अगर x है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको? x² अपॉन 1 प्लस x²। ये फंक्शन है। उसने लिखने का तरीका बदल दिया। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? क्या लिखा है? बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। इसका मतलब इसका डोमेन जो है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो r है इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से? ऐसा लिखा है ना, r टू r। याद आया ये वाला चीज? तो ये पहला वाला नंबर क्या बताता है? डोमेन। दूसरा वाला सेट क्या बताता है? नहीं, कोडोमेन। कोडोमेन याद है ना? कोडोमेन का एक पार्ट होता है रेंज। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बोल रहा है डिटरमाइन इट्स रेंज। आपको क्या डिटरमाइन करना है? रेंज डिटरमाइन करना है। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अगर याद आए तो शायद तुम लोग बना पाओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन x² से। हम ये लेते हैं कि x², किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव आता है ना। तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। और ये लेस देन कितना होगा? 1 प्लस x²। क्यों 1 प्लस x² से छोटा होगा? क्योंकि भाई x² जो भी नंबर है +1 करेंगे तो बड़ा ही मिलेगा हमें। क्या ये समझ में आया सभी को? मैंने क्या किया? मैंने पहले x² को 0 से बड़ा या इक्वल लिया, और अगर +1 करूंगा तो उससे एक बड़ा नंबर मिलेगा, इसलिए ग्रेटर देन हो गया। अब मुझे बनाना है ये वाला फंक्शन। ये वाला फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? एक काम करता हूं, पूरे को डिवाइड कर देता हूं। किससे? 1 प्लस x² से। पूरे को 1 प्लस x² से डिवाइड कर दिया। अब 1 प्लस x² से डिवाइड किया तो 0 अपॉन कुछ भी है, ये क्या बन जाएगा? 0। यहां पर ये दोनों कट जाएगा तो ये वाला नंबर कितना बन जाएगा? 1। समझ में आया? और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये क्या गया? लेस। यहां पर क्या गया? x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। क्या ये समझ में आ गया? अब ये जो पूरी वैल्यू मिली, ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में क्या है? f ऑफ x। तो यहां पर इसको किससे रिप्लेस कर दोगे? f ऑफ x से। और ये क्या आ गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन क्या आ गया? ये 1। अब f ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है? 1 तक। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1। 0 को इंक्लूड करेंगे और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे।
याद आया कि हमने बनाया था शायद पिछली क्लास में ये क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी इसको। जीरो इंक्लूड हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू जीरो हो सकती है ना। देखो ये, हाँ, वन वन नहीं हो रहा है। देखो क्यों, हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने पहले यहां से स्टार्ट किया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। किसी भी रियल नंबर को लेंगे तो स्क्वायर करने पे या तो जीरो मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। जैसे अगर मान लो एक्स जीरो लिया तो जीरो मिल जाएगा, वन लिया तो वन मिलेगा, बड़ा ही होगा, माइनस वन लिया तो भी वन मिलेगा, बड़ा मिलेगा। समझ में आ रही है चीज? तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़े होगी, ये तो फिक्स है। लेकिन ये छोटी होगी, किससे छोटी होगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर से। इसके बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहाँ पर एक ज्यादा है, प्लस वन है, इसलिए यहां पर मैंने इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, और ये इक्वल नहीं लगाया उसी वजह से यहां पर वन इंक्लूड नहीं हुआ है, वन इंक्लूड नहीं हुआ है और जीरो इंक्लूड हुआ है। लॉजिक समझ में आया सबको ये? तो अगर मान लो यहां पर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर होता इस क्वेश्चन में, तो क्या बदलता? यहां पर वन की जगह पे फाइव आ जाता, मान लो एक लॉजिकली सोचो, वन की जगह पे फाइव आ जाता, तो क्या क्या चीज बदलती? यहां पर फाइव करना पड़ता, डिवाइड किससे करते फिर हम, फाइव प्लस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आता रेंज उसका, यही आता, उस रेंज अभी भी नहीं बदलता। समझ में आ रही है ये चीज? तो एक क्वेश्चन हमने किया तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको हो जाने चाहिए इस तरह। हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अगर मान लो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय फाइव आ जाता तो क्या होता बताओ तो? अगर मल्टीप्लाइड बाय फाइव हो जाता तो क्या होता बताओ जल्दी। जैसा हमने सॉल्व किया यहां तक वैसा ही करते। अब पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देते, फाइव से मल्टीप्लाई कर देते, तो बीच वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या बन जाता, एफ ऑफ एक्स बन जाता। और इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाती, जीरो से लेके फाइव तक। समझ गए ना? तो ये चीज तुम लोगों को खुद सोचनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा तो। आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एकदम फालतू सा बकवास सा क्वेश्चन है, खाली समझ के बताओ कि क्या बोलना चाह रहा है। समझाओ, नहीं आया समझ में? ये एफ ऑफ एक्स दिया है, ये जी ऑफ एक्स दिया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ प्लस जी निकालो। तो एफ प्लस जी का मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये निकालो। तो एफ ऑफ एक्स कितना है देख लो, एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स माइनस थ्री। क्या होगा दोनों का एडिशन, थ्री एक्स माइनस टू, खत्म, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, ये सब भी कर लोगे ना? हटा दो इसको। हेलो, हाँ, बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। आ, मैं क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूँ क्या? ठीक, हाँ। ये भी एकदम फालतू सा क्वेश्चन है, बस समझ के बताओ क्या बोल रहा है। नहीं, थोड़ी सी गलती है। ए और बी निकालना है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन ए एंड बी, है ना? और यहां पर ये जो वन कॉमा वन है, इसका मतलब क्या हुआ, वन की इमेज वन है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ये मतलब हुआ। टू कॉमा थ्री का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री मिलेगी। और इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन मिलेगी। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ए एक्स प्लस बी दी हुई है। क्या ये क्लियर हो गया? अब आप क्या करो, यहां पर पुट करो एक्स की जगह पे वन। बताओ एक्स की जगह पे वन पुट करोगे तो क्या होगा?
यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, पहले तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वन बन जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि एक्स की जगह पे वन डाला। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू देखो आपको दी हुई है ना क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है एफ ऑफ वन की वैल्यू वन, तो एफ ऑफ वन की जगह पे क्या डालोगे वन, तो वन इज इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी। चलो जल्दी सॉल्व करो पूरा इसको, इसी तरीके से एक और इक्वेशन निकलेगी और उसके बाद फिर ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं, नहीं, बी माइनस वन और ए टू, हाँ ये सही है। देखो स्मार्ट वर्क करो, अब आप क्या करो, वन पुट किया ना, अब जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करने से ये वाला आसानी से मिल जाएगा, समझ गए ना। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसमें एक्स के प्लेस पे जीरो डाल दो, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी, ऐसे ही होगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है माइनस वन, ए इंटू जीरो तो ये तो जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू बी बच गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। अब बी की जगह पे माइनस वन डाल दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, ये माइनस वन उधर जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू। अच्छा ये वाली वैल्यू, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, इसको अभी फिलहाल छोड़ो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस पर बाद में आएंगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले वाला एक हटा दिया, मैं क्यों हटाया उसके पीछे का रीजन बताऊंगा, एक्चुअली ट्वेल्थ के कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आंसर, सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ रहा है एफ जो है वो रिलेशन है या फंक्शन है, क्वेश्चन समझ में आया। उसके लिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच every element of set A has one and only one image in set B। तो हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और हर एक के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो वन की इमेज क्या आ रही है फाइव, टू की इमेज क्या आ रही है नाइन, थ्री की इमेज क्या आ रही है वन, फोर की इमेज क्या आ रही है फाइव, टू की इमेज क्या आ रही है इलेवन। तो हर एलिमेंट की इमेज है यहां पर, वन टू थ्री फोर सभी की इमेज है, यस। क्या सभी की एक ही इमेज है, नहीं। टू की आपको यहां पर डबल इमेज मिल रही है, तो क्या हम इसे फंक्शन बोलेंगे, आंसर है नहीं। ये क्या होगा, रिलेशन होगा। एफ इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। याद है क्या, वैभवी नहीं पढ़ी है ना, कौन कौन नहीं पढ़ा है फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग से, धान्य पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, ओके। चलो ठीक है, फिर एक बार कभी मैं रिपीट करूंगा तब तुम लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट, ये भी उसी पे बेस्ड है, फंक्शन की डेफिनेशन पे बेस्ड है। इसका मतलब समझाता हूं, एफ ये इनपुट है और ये क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एफ फंक्शन है या नहीं, तो आप सिंपली क्या करो, यहां पर एक सिंपल एग्जांपल लो, ए की जगह पे जीरो लो, बी की जगह पे वन लो, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू वन, समझ में आ रहा है ये चीज। राइट साइड में क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन, तो जीरो इंटू वन मतलब क्या बन जाएगा जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको क्या मिल गई वन। अब एक काम करो, ए की जगह जीरो डालो, बी की जगह पे टू डालो, तो बताओ क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू। ए की जगह पे जीरो, बी की जगह पे टू डालोगे तो एफ ऑफ जीरो इंटू टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो प्लस टू।
तो 0 इंटू 2 मतलब क्या हो गया 0, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई 2। तो 0 की इमेज भी 1 मिल रही है और 0 की इमेज क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो अगर सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट मिलता है तो फंक्शन नहीं होता है। याद आया? मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल से बताया था, अगर याद होगा। जैसे मोबाइल में एक बटन का फंक्शन है, लेकिन अगर मान लो वो बटन को प्रेस कर रहे हैं तो कई बार अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। कई बार कैमरा ओपन हो जा रहा है, कभी क्या हो रहा है फोन स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो मतलब वो बटन का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, वो फंक्शन नहीं है। तो बस वही चीज, हमने इनपुट सेम दिया लेकिन आउटपुट हमें अलग अलग मिला, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन समझाना है आप लोगों को। सेट ए दिया है, एलिमेंट है 9 10 11 12 13। एफ जो है वो ए से एन के बीच में है। यहां पर एफ ऑफ एन का मतलब है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, और जो एन है, जो एन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहां से आएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एफ ऑफ 9 लिखता हूं, मतलब इनपुट पे मैं 9 ले रहा हूं, समझ गए? तो आउटपुट में मुझे क्या लेना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 3 इंटू 3, उसमें हाईएस्ट प्राइम कौन सा है 3। तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू क्या हो गई 3। समझ में आया? अगला इनपुट क्या लूंगा 10, एफ ऑफ 10। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 5। हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया उसका 5, तो आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट नंबर क्या लूंगा एफ ऑफ 11। तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 11। अगला क्या हो जाएगा एफ ऑफ 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा एफ ऑफ 13। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 13। दैट्स इट, बस यही करना था। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो ये जो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए ये सब एकदम डायरेक्ट इजी स्टैंड वाले क्वेश्चन है। मेन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव हो गया या स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन में रेंज बोला है ना, हाँ, तो रेंज का आंसर क्या होगा 3 5 11 एंड 30। 3 दो बार आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे, तो आ जाएगा 3 5 11 30। ये हो जाएगा रेंज, आउटपुट का सेट रेंज। दैट्स इट। ओके, तो ठीक है, आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं इसको। ये जो दो चैप्टर थे ना, पहले और दूसरे, ये काफी थ्योरेटिकल वाले ज्यादा है, अगर देखा जाए तो सॉल्व कम करना है, बट वाली अप्रोच थी। अगला जो चैप्टर मैं चालू कर रहा हूं वो है 3rd नंबर का चैप्टर, जो है ट्रिग्नोमेट्री। उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, अगर वो छूटा तो मतलब खत्म। समझ गए ना? पीसीएम वाले तो एकदम कंपलसरी करना ही है, क्योंकि फिजिक्स में फिर वो बार बार काम आएगा। और बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे उन लोगों को भी करना जरूरी है। एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए बिल्कुल छोड़ना नहीं।